आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत है। और कक्षा 8 की गणित की क्लास में आपका चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना चल रहा है। और इसकी प्रश्नावली 3.3 के मैंने इससे पीछे वाले वीडियो में 3.3 के नोट्स का एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें कुछ नोट्स करवाए थे मैंने, जैसे दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो कौन कौन से कोण बनेंगे, वो मैंने इससे पीछे वाले वीडियो में करवाया था। यदि प्रश्नावली 3.3 का जो पहला वाला वीडियो था जो मैंने इससे पीछे वाले वीडियो में अपलोड किया था, जो आपके सामने आ रहा है, उसको नहीं देखा तो आई बटन पे मैंने उसका लिंक लगा रखा है, तो वहां पे जाके सबसे पहले उसे फर्स्ट वाला जो वीडियो था उसको जरूर देखे। तो इसी के साथ ही मैं प्रश्नावली 3.3 के नोट्सों का या 3.3 का जो बेसिक वाला जो वीडियो है वो ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं चतुर्भुजों के प्रकार का जो टॉपिक है वो क्लियर कराऊंगा कि कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। प्रश्नावली 3.3 में अपन कितने प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में पढ़ेंगे वो मैं आपको क्लियर करूंगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 3.3 के नोट्सों में आप प्रश्नावली 3.3 करने से पहले इससे पीछे वाला जो वीडियो था वो वाले नोट्स से और इस वीडियो के नोट्स से ये जरूर आप पहले अंकित करना है। उसके बाद में अपने को प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट ही करनी है। तो स्टूडेंट्स प्रश्नावली 3.3 के नोट्स में चतुर्भुजों का प्रकार है। चतुर्भुजों का प्रकार में पहला जो प्रकार है वो समलंब चतुर्भुज है और दूसरा प्रकार वो समान चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसके बाद में एक टॉपिक और है अपना पतंग। तीसरा जो टॉपिक चतुर्भुजों के प्रकार में प्रश्नावली 3.3 के पहले अपने चतुर्भुजों के प्रकार में तीन प्रकार के अपने चतुर्भुज पढ़ेंगे, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और तीसरा पतंग और है, जो इनके बाद में मैं आपको करवाऊंगा अभी इसी वीडियो में। ये पहले ध्यान लगा के समझिए ये वाले क्या है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, एक साइड में मैंने समलंब चतुर्भुज किया है, एक साइड में समांतर चतुर्भुज किया है। तो ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स इनको। तो देखना, समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिनमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिनमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, मतलब जैसे ध्यान दीजिए कोई भी चतुर्भुज हो स्टूडेंट्स, उसमें सम्मुख भुजा के दो युग्म होते हैं। जैसे एक ये युग्म और एक ये वाला, जैसे एक तो ये युग्म होता है सम्मुख भुजा का, एक ये होता है। लेकिन समलंब जो चतुर्भुज है उसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म जो है वो समांतर होता है स्टूडेंट्स। चाहे तो ये दोनों भुजाएं समांतर हो जाए और चाहे ये दोनों भुजाएं समांतर हो जाए। जैसे मैंने इस चित्र में तो ABCD एक ऐसा समलंब चतुर्भुज बनाया जिसमें ये दोनों भुजाएं समांतर है, और इस चित्र में PQRS एक ऐसा समलंब चतुर्भुज बनाया जिसमें ये दोनों भुजाएं समांतर है। समांतर बोल रहा हूँ, समान नहीं बोल रहा, ध्यान रखना। तो ये वो वाला देखो, ऐसा चतुर्भुज जिनमें समूह भुजाओं के दोनों युग्म समान व समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, समलंब चतुर्भुज वो होता है जिनमें समूह भुजाओं का एक युग्म, मतलब समूह भुजा के तो दो युग्म होते हैं चतुर्भुज में, उनमें से यदि एक युग्म यदि समांतर है, केवल और केवल समांतर है, तो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। और सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समान व समांतर है तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखो ये दोनों भुजाएं, ये युग्म भी समांतर है इसमें, मतलब AD समांतर BC भी है और AB समांतर CD भी है इसमें, और इसमें केवल और केवल AB समांतर CD है, और इसमें PS समांतर QR है। कोई भी हो सकता है समूह भुजा का, लेकिन एक युग्म समांतर होगा तब तो समलंब चतुर्भुज होगा। और यदि दोनों युग्म समांतर और समान होंगे तो समांतर चतुर्भुज होगा। तो समलंब चतुर्भुज वो होता है जिसमें समूह भुजा का एक युग्म समांतर हो, और समलंब चतुर्भुज वो होता है जिसमें समूह भुजा का एक युग्म समांतर हो, और समांतर चतुर्भुज वो होता है जिनमें समूह भुजा के दोनों युग्म समान और समांतर हो। तो देखो नाम से स्पष्ट है, समांतर चतुर्भुज जिनमें समूह भुजा के दोनों युग्म समान व समांतर हो। समलंब वो होता है जिनमें समूह भुजा का एक युग्म समांतर हो। अब इन दोनों की विशेषताएं ध्यानपूर्वक समझिए। पहले आप देखना, विशेषताएं दोनों में लिखा है। इसमें देखो विशेषता, सम्मुख भुजाओं का केवल वह केवल, ध्यान से सुनना क्या लिखा है मैंने, सम्मुख भुजाओं का केवल वह केवल
केवल एक युग्म समांतर होता है, मतलब समूह भुजा का चाहे इसे ये युग्म समांतर हो जाए चाहे ये युग्म समांतर हो, लेकिन होगा एक युग्म ही समांतर, दो युग्म समांतर नहीं होंगे समलंब चतुर्भुज में। और आसन कोणों के केवल दो ही युग्म संपूरक होते हैं, मतलब आसन कोणों के दो ही युग्म संपूरक होते हैं। देखो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इसमें देखो ए बी समांतर है सी डी और ये तिरक रेखा एडी होगी। तो मैंने इससे पीछे वाले वीडियो में जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरक रेखा प्रतिच्छेद करे, यहाँ पर देखो ए बी समांतर सी डी है और तिरक रेखा एडी क्या करी है, इनको प्रतिच्छेद करी है। तो तिरक रेखा के एक और बने अंतःकोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। ये मैंने पीछे वाले वीडियो में करवाया था, यदि उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे जाके उस वीडियो को जरूर पहले देखिए, तभी आपकी ये वीडियो समझ में आएगा। तो यदि ए बी समांतर सी डी है और ये तिरक रेखा ए डी है तो कोण ए और कोण डी का योगफल 180 डिग्री होगा। और ऐसे ही यदि ए बी समांतर सी डी है और तिरक रेखा ए डी की बजाय यदि मैं बी सी ले लूं तो कोण बी और कोण सी का योगफल कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैंने यहाँ पर समझाया आपको, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर सी डी है, उसमें देखो ए बी समांतर सी डी है, देखो निशान लगा रखे मैंने, ये ए बी समांतर किसके हैं, सी डी के। तो ए बी यदि सी डी के समांतर है तो कोण ए और कोण डी का योगफल 180 है और कोण बी और कोण सी का योगफल 180 है। देखो मैंने ये निशान लगा रखा एक एक, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, इन दोनों का योगफल कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। इसका और इसका योगफल जो है वो 180 डिग्री है और ऐसे बी और सी का योगफल है वो भी 180 डिग्री है। लेकिन ध्यान रहे ए और बी का योगफल 180 डिग्री नहीं होता है। तो देखो ये लिखा है आसन कोणों के केवल दो युग्म ही संपूरक होते हैं, मतलब आसन कोणों के केवल दो युग्म का योगफल 180 डिग्री होता है। संपूरक में होता है 180 डिग्री होना। तो आसन कोणों के दो युग्म का योगफल 180 डिग्री होता है। देखो आसन कोण किसे कहते हैं, पहले मैं आपको बता दूं आसन कोण क्या होते हैं। आसन कोण होते हैं जुड़े हुए कोण, जैसे ए और बी। तो इसमें आसन कोणों के कोई भी चतुर्भुज आसन कोणों के 4 युग्म होता है। जैसे मैं बता दूं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इस तरीके से 4 युग्म होते हैं। लेकिन समलंब चतुर्भुज में दो ही युग्म संपूरक होते हैं, मतलब दो युग्म का योगफल ही 180 डिग्री होता है। कौन कौन से का, ए और डी का और बी और सी का, इन दोनों का योगफल ही 180 डिग्री होता है। जैसे पी क्यू आर एस को देखो, यहाँ पर तो ए बी समांतर सी डी है, तब ए और डी का योगफल 180 हो गया और बी और सी का योगफल 180 डिग्री हो गया। लेकिन यहाँ देखो पी क्यू आर एस में पी एस समांतर क्यू आर है। कौन सी समांतर स्टूडेंट्स, पी एस समांतर क्यू आर है, इसलिए तिरक रेखा ये दो समांतर होगी, तिरक रेखा ये होगी, तो कोण पी और क्यू का योगफल 180 डिग्री होगा। और यहाँ तिरक रेखा यदि एस आर ले ले तो एस और आर का योगफल भी कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये जोड़ा भी संपूरक हो सकता है, ये जोड़ा भी, मतलब समलंब चतुर्भुज में ये समूह भुजा का ये युग्म भी समांतर हो सकता है और समूह भुजा का ये युग्म भी समांतर हो सकता है। यदि ये युग्म समांतर होगा तो इन दोनों कोणों की युग्म, जो आसन कोणों की युग्म है, एक तो ये युग्म और एक ये वाला युग्म, इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। और यदि ये दोनों समांतर है भुजाएं तो एक तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 होगा और एक इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो समलंब चतुर्भुज में आसन कोणों के 4 युग्मों में से 2 युग्म का योगफल 180 डिग्री होता है, मतलब 2 युग्म संपूरक होते हैं स्टूडेंट्स। अब समझते हैं समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं, ध्यान से सुनना। देखो क्या लिखा है मैंने, समूह भुजाओं के दोनों युग्म समान व समांतर होते हैं। समूह भुजाओं के, देखो इसमें क्या लिखा है, समूह भुजाओं का केवल व केवल एक युग्म समांतर होता है, मतलब समूह भुजा का एक युग्म ही समांतर होता है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में समूह भुजा का ये युग्म भी समांतर होता है और ये युग्म भी समांतर होता है और समांतर के साथ साथ समान भी होता है। समूह भुजाओं के दोनों युग्म समान व समांतर होते हैं और दोनों युग्म समान व समांतर होने की वजह से आसन कोणों के 4 युग्म संपूरक होते हैं। मतलब इन दोनों कोणों का, ये दो आसन कोणों की युग्म है, इनका योगफल भी 180 डिग्री होता है।
बी और सी का योगफल भी 180 डिग्री होता है, सी और डी का योगफल भी 180 डिग्री होता है। इस तरीके से आसन कोणों के इसमें तो 2 युग्म का योगफल 180 डिग्री होता है, मतलब आसन कोणों के 4 युग्म में से 2 युग्म ही संपूरक होते हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों के चारों युग्म संपूरक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें समूह भुजा के दोनों युग्म समांतर होते हैं इसलिए। और विकिरण के लिए बता दूंगे, विकिरण असमान होती है, दोनों विकिरण, इसमें तो विकिरण के बारे में कुछ भी कोई विशेष बात नहीं है, विकिरण के बारे में समलंब में कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में विकिरण असमान होती है लेकिन परस्पर समद्विभाजित करती है, असमान होती है लेकिन परस्पर समद्वि, मतलब AC और BD विकिरण एक दूसरे के समान नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन परस्पर AC BD को और BD AC को एक दूसरे को समान भागों में विभाजित करती है। जैसे मैं आपको बता दूं, मतलब देखो क्या लिखा है यहाँ, असमान होती है लेकिन परस्पर समद्विभाजित करती है। परस्पर का मतलब हो गया AC विकिरण BD को और BD विकिरण AC को परस्पर कैसे करती है, समद्विभाजित करती है। और चौथे कॉलम में मैंने लिखवाया, चौथे वाले पॉइंट में लिखवाया समूह कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज में समूह कोण समान होते हैं, मतलब A कोण C के बराबर, B कोण D के बराबर, आमने सामने के जो कोण है वो समान होते हैं। ये हो गया स्टूडेंट्स आपके समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं और समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं और समलंब चतुर्भुज की परिभाषा और समांतर चतुर्भुज की परिभाषा, ये दोनों कंप्लीट हो गए। तो चतुर्भुजों के प्रकार में 3 प्रकार है, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, दोनों मैंने क्लियर करवा दिए। अब लास्ट तीसरा और बच रहा है, एक जो तीसरा है वो और बच रहा है, उसको और क्लियर कर लेते हैं अभी। इसके बाद में जो तीसरा है वो है पतंग, पतंग को और अपन क्लियर कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप प्रश्नावली 3.3 करने से पहले 3.3 का एक मेरा इससे पीछे वाला वीडियो था, उसमें भी कुछ नोट्स है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10-12 मिनट का वीडियो है, उसमें भी नोट्स है। और प्रश्नावली 3.3 का नोट्स इस वीडियो में भी है, जिसमें चतुर्भुजों को प्रकार का टॉपिक में समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। अब लास्ट का टॉपिक एक और रह रहा है पतंग, उसको और मैं क्लियर आपको करवा देता हूँ। तो इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लेना, पहला और दूसरा प्रकार को। तो तीसरा जो प्रकार है वो अपन पढ़ते हैं। तीसरा प्रकार ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा प्रकार अपन क्लियर करेंगे। चतुर्भुजों के प्रकार में तीसरा जो प्रकार है वो अपन क्लियर करेंगे। तीसरा जो प्रकार है वो है पतंग। तीसरा कौन सा है स्टूडेंट्स, पतंग। पतंग, तो इसके बारे में देखना। पतंग की परिभाषा सबसे पहले अपन लिखते हैं, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज तो ये सारे होते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिनमें, ऐसा चतुर्भुज जिनमें आसन कोणों के दोनों युग्म, ऐसा चतुर्भुज जिनमें आसन कोणों के दोनों युग्म समान, ऐसा चतुर्भुज जिनमें आसन कोणों के, ऐसा चतुर्भुज जिनमें आसन कोण होते हैं जुड़े हुए कोण, ऐसा चतुर्भुज जिनमें आसन कोणों के 2 युग्म समान हो। पतंग कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिनमें आसन कोणों के 2 युग्म समान हो, पतंग कहलाता है।
अब देखना स्टूडेंट्स, इसका चित्र मैं बनाता हूँ जिसमें आसन कोणों के दो युग्म जो है समान हो, पतंग कहलाता है। दोनों युग्म समान हो तो क्या कहते थे, उसको पतंग कहते थे स्टूडेंट्स। तो आसन कोणों के दो युग्म यदि समान हो जाए तो पतंग कहलाता है। जैसे ये वाली भुजा मेरी थोड़ी छोटी होगी, समान भुजाएं आएंगी ऐसे इस तरीके से। तो देखना ये भुजा इसके बराबर है, ये आसन भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो ध्यान दीजिए यहाँ ए बी सी डी एक पतंग तभी होगा जब यहाँ ए बी बराबर है, यहाँ ए बी जो है वो बराबर होगी ए डी की, और तथा जो बीसी भुजा या साइड है वो बराबर होगी किसके, सी डी के। मतलब जो ए बी जो है वो ए डी के बराबर होगा, और जो बी सी है वो किसके बराबर होगी, सी डी के बराबर होगी। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स एक जो कोण है इन दोनों भुजाओं के जो अंतर्गत जो बीच में कोण आ रहा है, इन दोनों भुजाओं के ऐसे अंतर्गत कोण आ रहा है, एक कोण भी क्या होगा यहाँ बराबर होगा। जैसे कोण बी और कोण डी क्या होगा यहाँ बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ लिख देते हैं कि दोनों भुजाओं के जो अंतर्गत आने वाला है ए बी और बी सी, इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत आने वाला, और ए डी और सी डी के अंतर्गत आने वाला, मतलब इन्हें दोनों भुजाओं के अंतर्गत आने वाला, इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत आने, इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत आने वाला कोणों, आने वाला कोण का एक युग्म, आने वाला कोण का एक युग्म, एक जो युग्म है वो कैसा होता है, समान होता है। जैसे कोण जो B है वो कोण किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा। ये हो गया स्टूडेंट्स, ये अपना पतंग का जो टॉपिक हो गया। पतंग की परिभाषा होगी ऐसा चतुर्भुज जिनमें आसन कोणों के दो युग्म समान हो पतंग कहलाता है। जैसे ए बी समान ए बी और ए डी, और ए बी और ए डी दोनों आसन भुजाएं है, जुड़ी हुई भुजाएं है, और बी सी और सी डी ये भी दोनों आसन भुजाएं है। तो ऐसे आसन भुजाओं के चार युग्म में से यदि दो युग्म समान है तो वो पतंग कहलाता है। और इसी के साथ उन्हें आसन भुजाओं के दोनों युग्मों के जो बीच में जो कोण आ रहा है, जैसे स्टूडेंट्स ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण क्या होता है, यहाँ समान होता है। एक युग्म कोण का जो है दोनों भुजाओं के जो अंतर्गत, यहाँ लिखा इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत, इन दोनों भुजाओं के जैसे ए बी और बी सी के अंतर्गत बी आ रहा है, और ए डी और सी डी के अंतर्गत डी आ रहा है। तो ऐसे इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत आने वाला कोण का एक युग्म समान होता है, जैसे बी और डी। अब यदि इनकी विशेषताएं लिखने चाहिए तो विशेषताओं में क्या लिखेंगे, विशेषता में लिखना चाहिए तो लिख देंगे भाई आसन भुजाओं के चार युग्म में से दो युग्म समान होते हैं, और समूह कोण का एक युग्म क्या होता है, समूह कोणों का देखो ये युग्म तो समान नहीं होता है, लेकिन बी और डी कैसा होता है, समान होता है। ये विशेषताएं लिख सकते हैं। तो विशेषताएं इनमें आ गई, इसलिए मैंने विशेषताएं नहीं लिखेंगे, अपनी विशेषताएं इनमें आ गई सारे में। तो ये पतंग का टॉपिक अपना क्लियर हो गया। इस तरीके से स्टूडेंट्स प्रश्नावली 3.3 के पहले आपके नोट्सों के 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले एक वीडियो मैंने करवाया जिसमें 2 समांतर भुजाएं और उनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो कौन कौन से कोण बनेंगे, उन सारे कोणों को उसमें वीडियो में मैंने करवाया था। और इसी के साथ इसमें चतुर्भुजों का प्रकार जो है, इस वीडियो में मैंने चतुर्भुजों के प्रकार के 3 जो प्रकार है, पहला जो प्रकार है वो समलंब चतुर्भुज था, दूसरा उस तरफ मैंने करवाया था समांतर चतुर्भुज, और तीसरा जो प्रकार है वो पतंग वाला। तो इस तरीके से चतुर्भुजों के प्रकार, चतुर्भुज के कितने प्रकार है, प्रश्नावली 3.3 के पहले 3 प्रकार के चतुर्भुज अपन पढ़े हैं, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और पतंग।
तो इसी के साथ पर्सनालिटी 3.3 के नोट्स कंप्लीट हो गए। इससे अगले वाले वीडियो में अपन जल्द ही पर्सनालिटी 3.3 के पहले एग्जाम्पल चलेंगे। एग्जाम्पल जितने हैं वो एग्जाम्पल मैं आपको करवा दूंगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आपके अन्य दोस्त जो हैं उनको भी शेयर कीजिए, और इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे चैनल पर आगे जो वीडियो अपलोड होंगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। तो ओके स्टूडेंट्स,